गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री DM बाराड़ संकुल परिवार में आप सभी का स्वागत है। नवी कक्षा में हिंदी विषय में शेखर जोशी की जो उत्कृष्ट कहानी है दाज्यू, इस कहानी की हम बात कर रहे थे पिछले तास में। आज वहाँ से हम आगे देखते हैं कि दाज्यू कहानी बाल श्रमिक पर लिखी गई कहानी है। मदन एक पहाड़ी बालक जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल, एक कैफे में काम करता है। भोलेपन में जिसे वह अपना दाज्यू अर्थात बड़ा भाई समझ बैठा था, वही किस प्रकार एक दिन उसके बाल मन पर आघात कर जाता है, क्या असर छोड़ जाता है, इसका मार्मिक चित्रण हमने समझा था। इसकी बात हम करते थे। वहां से आगे जाके आज हम आगे क्या होता है उसमें, उस बालक के दिमाग में क्या असर गिरता है, इसकी चर्चा करते हैं। लेखक मदन के चरित्र द्वारा बच्चों में बचपन छीन जाता है। देखो, उनकी यहाँ पर बात की है, उनको भी अपना अतीत याद आता है। बीता है। तो ये सब मदन को भी याद आता है। वहां की पहाड़ियां, माता पिता सभी की याद आती है, लेकिन उनके नसीब में ये सब कहां है, नहीं है। और इस बात बाल मजदूरी के खिलाफ ये सब दूर करने के लिए 12 जून को बालाश्रम के विरोध में हर साल श्रमिक संगठन, स्वयं संचालित संगठन एवं सरकार की ओर से विश्व बाल श्रम विरोधी दिन मनाया जाता है 12 जून को। इस दिन तमाम उत्सव आयोजन होते हैं। सरकार बाल आश्रम को समाप्त करने के लिए बड़े बड़े वादे करती है। बावजूद इनको समाप्त करने के लिए बाल आश्रम रोक नहीं पा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन रिपोर्ट के अनुसार आज भी दुनिया भर में करीब 15.2 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी करने को मजबूर हैं। इनमें से अधिकतर बदतर हालत में काम कर रहे हैं। देखो, जबकि भारत में जनगणना 2011 की रिपोर्ट बताती है कि देश में 1 करोड़ से ज्यादा बाल मजदूर हैं। 1 करोड़ से ज्यादा बाल मजदूरी कर रहे हैं बच्चे। देखो, ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि इन बच्चों को भी जीने का अधिकार नहीं है क्या? इन बच्चों को अपने गांव, अपने इलाके में नाचना, कूदना, खेलना और इस समय पढ़ाई का मौका नहीं दिया जाना है का? देखो, उन बच्चों को ये सब करना है। देखो, हम ही उनके इस अधिकार को छीन लेते हैं। देखो, अतीत, गांव, ऊंची पहाड़ियां, नदी, ईजा यानी कि माँ, बाबा यानी कि दादी, भूली यानी कि छोटी बहन, दाजू यानी कि बड़ा भाई। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छवि निकट जान पड़ी। देखो, मदन और जगदीश बाबू वहां मिलते हैं, रोज आते हैं। जगदीश बाबू के भीतर मदन को किसकी छाया यानी कि छवि दिखाई देती है, किसके रूप में जगदीश बाबू को मदन देखता है, इसकी बात यहाँ पर कही गई है। ईजा यानी कि माँ दिखाई देती है? नहीं,
बाबा नहीं, दीदी यानी कि भूली छोटी बहन दिखाई देती है नहीं, दाजू बड़ा भाई दिखाई दे रहा है हाँ, मदन को जगदीश बाबू के रूप में बड़ा भाई ये दिखाई दे रहा है। 2-4 ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजनबीपन यानी कि जो जाने पहचान की जो बड़ी खाई होती है, अजनबीपन की खाई दूर हो गई। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता है, दाजू जय हिंद। कोई देखो सुबह या तो पहली बार मिलते हैं तो जय हिंद ऐसा बोलते हैं, तो वहाँ का ये नियम होगा कि वहाँ जय हिंद ऐसा ये दाजू के साथ जगदीश बाबू के साथ मदन कह रहा है। बर्फ पड़ेगा दाजू, आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। तभी किसी और से बॉय की आवाज़ पड़ती है, कोई दूसरे टेबल से बॉय ऐसा कोई बुलाते हैं, तो इस आवाज़ की प्रतिध्वनि के पहुंचने से पहले ही वहाँ मदन पहुंच जाता है। देखो ऑर्डर लेकर फिर जाते आते जगदीश बाबू से पूछता, दाजू कोई चीज? जगदीश बाबू टेबल पर खाना खाने या चाय पीने, नाश्ता वगैरह कुछ करने के लिए बैठते हैं, तो आते जाते वो पूछता रहता है कि दाजू कुछ चाहिए आपको? पानी लाओ। लाया दाजू। शब्द को उतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चूमती है। देखो इतना प्यार जगदीश बाबू से हो गया है, इतना लगाव हो गया है एक बड़े भाई की तरह से। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। जगदीश बाबू को वहाँ आकर जो अकेलापन महसूस होता था, वो अकेलापन महसूस होना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ एक अपने इलाके का, अपने पास वाले गांव का कोई व्यक्ति घर के सभ्य की तरह मिल गया है। देखो जिस प्रकार कितने दिनों से बच्चे को, अपने बच्चे को माँ मिलती है, वो चूमती है, इतना प्यार से वो बुलाता है। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। देखो कैफे में नहीं, सारा शहर नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता था। और यह मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाजू ऐसा कहता है। अब तक तो उसे एक दूसरे को अच्छा लगता था। मदन को दाजू के रूप में बड़ा भाई मिल गया था और दाजू को एक अपनापन, एक अपने परिवार जैसा लड़का मिल गया था। लेकिन ये जो मदन है वो बार बार दाजू दाजू ऐसा पुकारता है, बुलाता है। तो जगदीश बाबू के भीतर एक मध्यम वर्गीय संस्कार निखर आया और फिर उसे मन ही मन लगने लगा कि ये कैफे का बॉय मुझे दाजू दाजू कहकर बुलाता है। वाकई वो उसे अपने आप अच्छा नहीं लग रहा है। मदन इधर आओ। आया दाजू। दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पतली डोरी अहम की तेज धार के आगे न टिक सकी। जगदीश बाबू को मन ही मन अहम, एक दूसरे के साथ जो अहम टकराता है, तो उसी प्रकार यहाँ ये प्यार की जो डोरी है उसमें अहम का जब्बा आ गया है। देखो ये दाजू शब्द की आवृत्ति, आवृत्ति यानी बार बार एक ही शब्द जो बोला जाता है, उसके आगे ये नहीं टिक सका। दाजू चाय लाओ। चाय नहीं, लेकिन ये दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते।
यानी प्रतिष्ठा। तुझे किसी की प्रतिष्ठा की कोई इमेज नहीं है, ख्याल नहीं है क्या? तुम ये दाजू दाजू हर वक्त पुकारता रहता है, तुम्हें किसी की प्रेस्टीज इमेज की प्रतिष्ठा की पड़ी है कि नहीं? ऐसा कहता है। देखो, जब जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया, शब्दों पर अधिकार नहीं रह सका, मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा, पर मदन बिना समझाए यह कुछ समझ गया था। देखो, जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा हो गया था, आग बबूला हो गए जगदीश बाबू। क्रोध आ गया कि दाजू दाजू क्या बार बार पुकारता है ये मदन। मदन के भीतर दिमाग में ये प्रेस्टीज, ये शब्द मदन समझेगा या नहीं, लेकिन उन्हें जगदीश बाबू का जो व्यवहार था वो समझ में आ गया। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी, क्योंकि ये बच्चे लोग हैं, बाल मानस है। बच्चे, अगर बच्चे को आप प्यार देते हैं, दुलार देते हैं, तो हंसकर दौड़कर आपके पास आते हैं। अगर घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, तो कभी आपके पास वापस नहीं आते हैं। तब मैनेजर से सिर दर्द का बहाना कर वह घुटनों में सर्द कोठरी में शिष्य के सामने उन्होंने, मुझे सर दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, ऐसा बहाना कर वो एक कोठरी में, एक कोने में सिसकियां भर भर कर रोने लगा है। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था कि दूर देशावर में वो रहते था और वहां अपने गांव, अपने इर्द गिर्द वाला कोई भी व्यक्ति उनको मिलता है तो वो अच्छा लगता है। साथ साथ इसकी जो घृणा है जगदीश बाबू की मदन के प्रति, वो मदन को अच्छा नहीं लगा है, ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा है। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे कि उसे ईजा की गोदी से बाबा की बाहों के ओर, दीदी के आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो, परंतु भावुकता स्थायी नहीं हो तो रो लेने पर अंतर की घुमड़ती वेदना को आंखों की राह बाहर निकल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होता है। उसे लगता है कि ये ईजा की गोदी से, बाबा की बाहों से और दीदी के आंचल से मुझे कोई बलपूर्वक छुड़ाते हैं, मुझे कोई दूर करते हैं। देखो कैसा ये जो बच्चा है, देखो ये निराश होकर बैठ गया है। बचपन संवारिए, देश बढ़ाइए, बाल मजदूरी रोकिए, बचपन बचाइए, ऐसे बड़े बड़े ब्यूगल फूकते हैं हम, समाज के लोग, संगठन, संस्थाएं, सरकार, लेकिन इनके प्रति कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देखो ये कविता यहाँ पर लिखी है और ये कि उस वक्त मदन को बहुत अपने हृदय में एक झटका सा लगता है, ऐसा महसूस होता है। मदन पूर्ववत काम करने लगा। फिर दूसरे दिन कैफे जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। कैफे में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। आज क्या हुआ, जगदीश बाबू का एक बचपन का मित्र मिल गया है, वो दोनों कैफे में आते हैं, लेकिन जो मदन है वो दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहे हैं। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। एक बार बुलाया मदन को, वो आया नहीं, दूर दूर चला गया। दूसरी बार बुलाया, वो आया। आज उसके मुंह पर वह मुस्कान न थी और न ही उसके क्या लाऊं दाजू कहा।
स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा, 2 चाय 2 ऑमलेट, परंतु तब भी लाया दज्जू कहने की अपेक्षा लाया साहब कहकर वह चल दिया, मानो दोनों अपरिचित हों। एक समय ऐसा था कि दोनों के बीच कितनी गाढ़ मित्रता, गाढ़ प्यार था। एक छोटे भाई और बड़े भाई के बीच में जो प्यार होता था, ऐसा लगाव था। लेकिन आज अजनबीपन, जैसे कि वो अपरिचित है, ऐसा व्यवहार मदन कर रहा है। शायद पहाड़ियां हैं। हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा, पहाड़ियां है, पहाड़ी का ये लड़का है? हाँ। मदन चाय ले आया था। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत ने एहसान चढ़ाने की गरज से पूछा। क्या नाम है बच्चा तेरा, लड़का? ऐसा। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर झुकी गई। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियां घूमने लगी। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछने, फिर दाजू अपने को कल थोड़ा ही खाया, और एक दिन किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं है तुम्हें। इन सारे के सारे जो शब्द हैं वो पल है। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा, क्रोध से कुछ बोल पड़ेगा। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? बॉय कहते हैं साहब मुझे। किसने कहा? मदन ने। बॉय कहते हैं साहब मुझे। संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया। गुस्से में आ गया मदन। चेहरा लाल हो गया, गुस्से में आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि यहां ये जो एक दूसरे के प्रति ये लगाव, छोटे और बड़े भाई का जो प्यार था, वो एक मध्यम वर्गीय संस्कार जगदीश बाबू का जाग उठा। जगदीश बाबू को ऐसा लगा कि एक कैफे का बॉय मुझे दाजू दाजू यानी कि बड़ा भाई कहकर पुकारता है, वो अच्छा नहीं लगता है। बिछड़ गए, टूट गए, कहने का मतलब यह है कि बच्चों को प्यार करना चाहिए, दुलार करना चाहिए, उसके साथ ऐसा व्यवहार न करना चाहिए कि उसके बाल मानस पर बुरा असर गिरे। देखो, इसके शब्दार्थ पर हम एक नज़र शफ़ाक यानी कि उजली, मीनू यानी कि व्यंजन सूची, निस्संग यानी कि अकेला, जनसम यानी कि शोरगुल युक्त, हिम बर्फ, यू बर्फ, अहम यानी कि घमंड, प्रेस्टीज यानी कि इज्जत, वेदना, पीड़ा। आगे देखते हैं हम वन लाइन आंसर। देखो, वन लाइन आंसर में मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था? तो मदन का गांव अल्मोड़ा पहाड़ी क्षेत्र में था। ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम क्या बताया? नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम बॉय बताया। जगदीश बाबू के व्यवहार में मदन को चोट क्यों लगी? जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट पहुंची क्योंकि उन्होंने उसके अपनत्व पर प्रहार किया था। जगदीश बाबू का अकेलापन कैसे दूर हो गया? अपने ही गांव के कैफे बॉय मदन के लिए मिल जाने पर जगदीश बाबू का अकेलापन दूर हो गया। अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में माँ को क्या कहते हैं? अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में माँ को ईजा कहते हैं। हेमंत जगदीश बाबू का कौन था? सहपाठी था। कौन था? सहपाठी। जगदीश बाबू की ओर से आंखों किस पर झुकी गई थी? जगदीश बाबू की आंखें
दाजू कहकर क्यों संबोधित करने लगा? जगदीश और मदन एक ही क्षेत्र के रहने वाले थे। उस क्षेत्र में बड़े भाई को दाजू कहते थे। जगदीश बाबू को अपने बड़े भाई के रूप में देखने के कारण मदन उन्हें दाजू कहकर संबोधित करने लगा। मदन के दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू को क्रोध क्यों आया? मदन कैफे बॉय था, जबकि जगदीश बाबू मध्यम वर्ग के व्यक्ति थे। उसके सामने मदन का बार बार दाजू कहना उन्हें अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल न लगा। इसलिए मदन के दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू को क्रोध आ गया। जगदीश बाबू ने अपनी शंका का समाधान कैसे कर लिया? कैफे बॉय मदन को देखकर जगदीश बाबू को लगा कि शायद यह लड़का उनके क्षेत्र का है। बाद में मदन से पूछने पर उन्हें पता चला कि उनकी शंका सही थी। इस तरह उन्होंने अपनी शंका दूर की। देखो सविस्तर जो प्रश्न के जवाब है। जगदीश बाबू को पहले नए शहर आकर कैसा लगता था? जगदीश बाबू दूर से आए थे। जब वे नए शहर में आए तो वहाँ पर कोई नहीं मिला था, जाना पहचाना नहीं मिला था। उन्हें वहाँ अकेलापन एहसास होने लगा। अकेलेपन को दूर करने के लिए वे एक चहल पहल में घूमते थे। चौक में भीड़ होने बावजूद वे खुद को अकेला महसूस करते हैं। भीड़ थी फिर भी वो अकेलापन महसूस करते थे। नए शहर में अपनेपन का अभाव था। इस अकेलेपन में उन्हें अपने मदन के प्रति कैसा था? प्रारंभ में जगदीश बाबू मदन से कैफे से मिले तो उन्हें लगा कि मदन उनके क्षेत्र का लड़का है। मदन के बताने पर पता चला कि वह जगदीश बाबू के पड़ोस के ही गांव के रहने वाला था। मदन से मिलकर जगदीश बाबू तो बहुत खुशी हुई जगदीश बाबू को। धीरे धीरे जगदीश बाबू मदन से घुल मिल गए और उनके साथ अपनापन महसूस करने लगे। मदन जगदीश बाबू को दाजू कहकर पुकारता था, जिसका अर्थ होता है बड़ा भाई। जगदीश बाबू के भी मदन से बातें करते हैं और उसे करुण भाव से देखते थे। देखो ये भी सविस्तर प्रश्न है। देखो अब हम व्याकरण की ओर जाएंगे। पर्यायवाची शब्द है। देखो पर्यायवाची शब्द में ये अनुमान, देखो अंदाज, निर्जन यानी सुनसान, जनरव यानी कोलाहल, विरक्ति यानी उदासीनता, हिम यानी बर्फ, रिक्तता यानी खालीपन। विरोधी शब्द देख लेते हैं। थोड़ा यानी बहुत, चंचल यानी स्थिर, सामने यानी पीछे, अपना यानी पराया, दूर यानी निकट। स्मृति का होता है विस्मृति। भाववाचक संज्ञा देखते हैं। उसके चेहरे से एकाकीपन की शाय दूर हो गई। तो भाववाचक कौन सा है? एकाकीपन। मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजनबीपन की खाई दूर हो गई। तो ये भाववाचक। वह दोहराता है तो उसमें भाव कौन सा है? ये आतुरता का भाव है। जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया था तो भाव कौन सा है? क्रोध का है। अचानक उसकी भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई तो भाव है बचपन। अब विशेषण की बात कर रहे हैं हम। अधजली सिगरेट का एक लंबा कस खींचते हुए उसने प्रवेश किया। कैसी? अधजली, ये विशेषण है। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। कैसी होती है? बड़ी विचित्र होती है। मदन एक पहाड़ी बालक था जो होटल में काम करता था। कैसा बालक था? पहाड़ी, ये विशेषण है। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था। कैसी संज्ञा? यानी कि निराली,
ये बात है। आगे देखते हैं हम, ये मुहावरे का अर्थ देखो, अजनबीपन की खाई दूर होना, अच्छी तरह से परिचय होना, अपनेपन के रंग में रंगना, बहुत घनिष्ठता होना, चेहरा तमतमाना यानी कि क्रोध से चेहरा लाल होना, ज्वालामुखी सा फटना, अत्यंत क्रोध में बोलना। शब्द समूह के लिए एक एक शब्द देख लेते हैं। किसी का साथ न होना यानी कि निस्संग, बिना किसी प्रयास के यानी कि अनायास, लोगों के आने जाने की ध्वनि यानी जनराव, और जहां कोई न हो ऐसा स्थान निर्जन। तो यहाँ पर हमने ये जो दाच्यू कहानी है इसका भाव प्रकट किया, इसके शब्दार्थ के टिप्पण जो देखे हैं, उनके 1 लाइन 2 लाइन और सविस्तर प्रश्न भी देखे हैं। शेखर जोशी की उत्कृष्ट कहानी है, इसके शब्दार्थ है, इस कहानी का भाव है, ये प्रश्न है। जो आपको होमवर्क आता है वो होमवर्क अच्छी तरह से आप लिखेंगे, तैयारी करेंगे। आओ जो बच्चों, बाय, गुड बाय, थैंक यू।